हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेम क्लासेस वंस अगेन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। होप आप सभी को वो समझ आया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने आगे के टॉपिक्स जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की हैं। पहले हम केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के बेसिस पर डिफाइन करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पर हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है। एक है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एग्जिट वर्ड से। कौन से वर्ड से, एग्जिट। देखो एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, वो वाली रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। आप इसे सिंपल याद रख सकते हो। देखो एक्सो में EX आ रहा है, एग्जिट में भी EX आता है। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शन जिसमें क्या होगा, आपका हीट निकलेगा। देखो कोई भी कंबशन रिएक्शन होती है ना, कोई भी कंबशन रिएक्शन, आप कोल को बर्न कर रहे हो, जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है। आप पेपर को जलाओ, आप वुड को बर्न करो, नेचुरल गैस को बर्न करो, LPG को बर्न करो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम जलाते हैं और उन सारी चीज़ों में से क्या निकलता है, जलाने के बाद हीट निकलती है। तो जितनी भी बर्निंग रिएक्शन होगी, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होंगी, वो सारी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन, हम कोल को बर्न करते हैं। कार्बन जब भी किसी चीज़ को हम बर्न करते हैं, मैंने कहा कि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, हीट। तो क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी, दैट इज एक्सोथर्मिक। और मैंने बोला कोई भी कंबशन रिएक्शन, कोई भी बर्निंग रिएक्शन, सारी कंबशन में, सभी बर्निंग रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, तो सारी रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, देखो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो ये तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो उसमें हीट रिवॉल्व होगी, तो वो भी क्या हो गई, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एक्सोथर्मिक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपका जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन सभी को पता है ना क्या होता है। देखो जब हम लोग रेस्पिरेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने लंग के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल में जाता है। ध्यान से सुना जरा मैं क्या कह रही हूँ, आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेल। आप लोगों ने फूड ईट किया, वो जो खाना था वो क्या हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सेल्स के अंदर गया, तो हमारी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग करने में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया। ऑक्सीजन को जब आप लोगों ने इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन आपकी कहाँ पर गई, सेल के अंदर गई। अब सेल के अंदर क्या था, फूड। अब आप लोगों ने ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग से ऑक्सीजन गई सेल के अंदर। तो जब फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को आप लोग यूज करते हो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज में, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया ना रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करो कार्बन था, ठीक है, कार्बन को हमें बर्न करना था ऑक्सीजन में, तो क्या आपका बना CO2 और हमारी हीट निकलेगी ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्रोडक्ट में माइनस हीट और हीट एनर्जी शो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट में हमने क्या शो कर दिया कि इसमें हीट निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, इसलिए प्रोडक्ट साइड में आप सिंपल प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही थी तो एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अब वो वाली रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी कौन सी रिएक्शन होगी, वो सारी की सारी रिएक्शन होंगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें खुद हीट प्रोवाइड करनी होती है। मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोग वाटर को ना बॉईल करो, तो जब हमें वाटर को बॉईल करना होता है तो वहाँ पर आप लोग हीट को सप्लाई कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है तो वो आपका जो सब्सटेंस होता है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन होगी, तो वो सारी रिएक्शन कौन सी होंगी, एंडोथर्मिक। और जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमें हीट सप्लाई करनी होती है। अब वो करंट की फॉर्म में हीट हो सकती है एनर्जी, वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, या डायरेक्ट वो हीट एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उसमें हमें एनर्जी को सप्लाई करना होता है, इसलिए वो सारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे मैं एग्जांपल्स आपको शो करती हूँ। देखिए, जैसे जब हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर हीटेड, हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और हम इन्हें हीट कर रहे हैं, तो हम इन्हें हीट एनर्जी देंगे। तो इस बार हम लोगों ने रिएक्टेंट की साइड में प्लस हीट दिया, क्योंकि हम लोग अब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो आप लोगों ने हीट दिया, इसने एब्जॉर्ब किया और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाई। तो क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एंडोथर्मिक। अभी मैंने आपको बताया जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या होता है बच्चों, Ca, कार्बोनेट क्या होता है, CO3। इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, तब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CaCO3, ठीक है ना। जब हम लोग इसे हीट देते हैं, ठीक, तो आप लोग इसे क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और ये ब्रेक हो गया। किस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसने भी हीट को एब्जॉर्ब किया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक का और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स सनलाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। और अभी मैंने बोला ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर के बेसिस पर आपका जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टोटल हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, टोटल हमारे पास कौन कौन सी टाइप की हैं। देखिए, फर्स्ट है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के, बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है और हमेशा के लिए आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस याद हो जाएंगी। बस मैं छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगी, आप लोगों को बस उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू सब्सटेंस
जब कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस को बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस इतना सही है। दो या दो से ज़्यादा, ये टू भी हो सकते हैं आपके जो रिएक्टेंट हैं, और आपके रिएक्टेंट टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब सारे रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो उन सारी रिएक्शन को आप क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन। बस इतना सही है। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन के ऑलरेडी कर लिए हैं। जो हमने किए ना, मैं आपको उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आप लोगों को मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का एग्जाम्पल दिया था। मैग्नीशियम रिबन था, हम लोगों ने उसे ऑक्सीजन में बर्न किया था, तो ये दोनों कंबाइन हुए और उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया MgO। दो सब्सटेंस है यहाँ पर आपके पास, मैग्नीशियम, दूसरा आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। दोनों का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन। एक रिएक्शन मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल में दी थी। हम लोगों ने कार्बन लिया था और आप लोगों ने कार्बन को क्या किया था? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, कार्बन प्लस O2। तब मैंने कहा था क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। दो सब्सटेंस हैं, दोनों कंबाइन हुए, दोनों ने कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम Ca ऑक्साइड। इसको हमने किससे रिएक्ट किया? इससे हमने रिएक्ट किया वाटर को, और ये दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन होकर इन्होंने क्या फॉर्म किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो सब्सटेंस थे, दोनों कंबाइन हुए, दोनों एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एडअप होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग दूसरे टाइप की रिएक्शन पे चलते हैं। दूसरे टाइप की रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अच्छा एक मिनट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये वाली जो रिएक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अब हम लोग इसके बारे में दोबारा आपको बताते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने आप लोगों को बताया था कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम या सिंपल लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन्स क्विक लाइम, जिसे आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में चूना बोलते हो, तो जब हम चूने को वाटर में डालते हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था ना, बकेट में पानी लो, उसमें चूना डालो, तो क्या होता है, अपने आप हीट निकलती है और हमारा जो बकेट होता है वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। वही वाली रिएक्शन यहाँ पे हमने दोबारा ली। आप लोगों ने चूना लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसे आप लोगों ने वाटर में डाल दिया, तो इन दोनों के क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई और हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है। नॉर्मली हम इसे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इसे बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पुराने ज़माने में जब हम लोग वाइट वॉश करते थे, तो हम लोग चूने से वाइट वॉश करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, बकेट में पानी लेते थे, उसमें चूना डाल देते थे, उसे मिक्स करते थे, तो क्या होता था, पानी आपका गर्म हो जाता था और थोड़ी देर के बाद नीचे पूरे बकेट के नीचे एक पेस्ट बचता था, वो पेस्ट ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पेस्ट को हम ब्रश की हेल्प से दीवारों पर क्या करते थे, वाइट वॉश करते थे। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है एक्स इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, व्हेन एडेड टू वाटर गिव्स वाई, देन व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। तो जहाँ वाइट वॉशिंग की बात है, वहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम उसे वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा और ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन वाई इज द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अपनी वॉल्स पर अप्लाई करते थे। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं ना इससे, तब क्या होता है, तुरंत हमारी वॉल जो होती है ना, वो शाइनिंग सरफेस नहीं देती,
उसका रीज़न क्या है? अब देखो, आप लोगों ने वॉल पे अप्लाई किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो देखो ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसने क्या किया? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया। तो जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहा है वो यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो धीरे धीरे हमारी जो वॉल्स होती है ना, उन पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनने लगती है और वो देती है शाइनिंग सरफेस। तो जब हम लोग वाइट वॉश करते हैं तब शाइनिंग सरफेस नहीं आती थी, 2 या 3 दिन के बाद शाइनिंग सरफेस आती थी, क्योंकि तब कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू होता है और ये देता है आपको शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है द सब्सटेंस विच वी यूज फॉर वाइट वॉशिंग अवर हाउस इज लाइम, ठीक है। वो सब्सटेंस जिसे हम लोग वाइट वॉश करने में यूज़ करते हैं वो है लाइम और क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ड्रम एंड एड वाटर टू इट स्लोली। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म वाइट सॉलिड, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये वाइट सॉलिड बनाते थे और मैंने आपको बताया दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे आप लोग स्लेग लाइम भी बोलते हो। और इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है, तभी आपका सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम अप्लाई कर देते हैं अपने वॉल्स पर बाय यूजिंग ब्रश, ठीक है ना। अब उसके बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए देखिए, अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ना, एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव शाइनिंग सरफेस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 या 3 दिन के बाद बनता है। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, आप लोगों को ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना। आपको बताया था ना मैंने, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो अभी मेरे पास ए भी क्या है? रिएक्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तब ये ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस के अंदर। एक और एग्जांपल लो, मैंने एक रिएक्टेंट लिया ABC, इसे मैंने एनर्जी सप्लाई की, ये ब्रेक हो गया 3 प्रोडक्ट में, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के ठीक ऑपोजिट है? बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो मैंने कहा था कॉम्बिनेशन में 2 सिंगल सब्सटेंस, दो या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे जो कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि एक सिंगल प्रोडक्ट हो, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो एनर्जी सप्लाई करने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, कॉम्बिनेशन में चीज़ें ऐड अप हो रही थी, लेकिन है दोनों एक दूसरे की क्या? रेसिप्रोकल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, अब हम लोग कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं और इसमें भी डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। दोज रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड स्प्लिट टूट जाएगा इनटू 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, उन्हें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन की ठीक उल्टी होती है। एक और देखिए एग्जाम्पल देखिए, अभी हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन की थी, आप लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, जिसे हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने ना इसको हीट किया, मैंने इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, तो गर्म करने पे ये टूट गया, स्प्लिट हो गया। किस में स्प्लिट हो गया? अच्छा 10th क्लास, ये बात ना आप लोग हमेशा याद रखना कि जहाँ पर कार्बोनेट आता है ना, कार्बोनेट आता है
और हम उसे हीट कर रहे हैं तो कार्बोनेट हमेशा और हमेशा आपका CO2 गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। जिस भी रिएक्शन में कार्बोनेट है और हम उसे हीटअप कर रहे हैं, उसे हम एनर्जी दे रहे हैं, तो कार्बोनेट हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो एक बार रिएक्शन को देखो, ये क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हूँ तो एक कार्बन निकल जाएगा और 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट निकल गए, सही है ना। एक कार्बन निकल गया, 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो कार्बन निकल गया, 2 ऑक्सीजन के निकल गए, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा ना, तो क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस, ठीक है ना। क्योंकि CO2 गैस है इसलिए आप इसे एरो बना के ऊपर की तरफ दिखा देंगे। तो देखो एक सिंगल सब्सटेंस था जो हीट करने पे स्प्लिट हो गया 2 सब्सटेंस में, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिकम्पोजिशन में बहुत टाइप की है, तो हम पहला टाइप पढ़ते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी देते हैं उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इस रिएक्शन में हम लोग क्या दे रहे हैं, इस रिएक्शन में हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसी कोई भी डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल, क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट देके डिकम्पोज किया, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है ना। चलो एक और बात, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट करते हैं, ये रिएक्शन एग्जाम्पल है सीमेंट फॉर्मेशन का, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट फॉर्म करने में, दैट मीन्स ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन का अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल रीड करते हैं। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और ये मैं अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो यहाँ पर है मेरे पास फेरस सल्फेट FeSO4, जो मैंने बोला था ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। अब हम लोग इसे हीट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, हीट एनर्जी दे रही हूँ जिससे डिकम्पोज होगा। तो अभी मैंने बोला जहाँ पर हम हीट एनर्जी से डिकम्पोज करते हैं दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन कलर का है उसे हम हीट कर रहे हैं, उससे क्या हुआ, जो आपका सल्फेट है ना SO4, सल्फेट SO4 वो ब्रेक डाउन हो गया कौन कौन सी गैस में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। सल्फेट को जब हमने हीटअप किया तो आपको 2 गैस मिली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सल्फर की बर्निंग स्मेल आती है। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है X इज ए सब्सटेंस विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, X इज अ सब्सटेंस विच इज ग्रीन इन कलर, ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू ब्राउन कलर सब्सटेंस and burning smell of sulfur is obtained. What is X, what is Y and why burning smell of sulfur obtained? तो जैसे ही आपको बोला जाए कि एक सब्सटेंस था जो ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन कलर का कौन सा सब्सटेंस है, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। Y सब्सटेंस जो ब्राउन कलर में ऑब्टेन्ड हुआ दैट इज Fe2O3, और बर्निंग स्मेल सल्फर किसकी वजह से क्रिएट हुई, SO2। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ग्रीन कलर था, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया और बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर ऑब्टेन्ड हुई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन का। ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसी रिएक्शन ज़्यादा पूछी गई हैं जिसमें कलर चेंज हो रहा है, जैसे इसमें कलर चेंज हुआ। और एक और अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्ट वाइज। ये कलरलेस सब्सटेंस है, जब हम इसे हीट देकर डिकम्पोज करते हैं तो आपका जो नाइट्रेट है ना NO3 वो डिकम्पोज होता है कौन सी गैस में, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, और जो आपका लेड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है PbO, ठीक है ना, PbO लेड मोनोऑक्साइड, जिसका कलर कौन सा है, येलो कलर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना जिसकी ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं, ठीक। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, X इज अ कलरलेस सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग गिव्स
Y yellow substance and brown fumes is obtained. Then what is X and what is Y? तो आपका X जो कलरलेस था वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, हीट करने के बाद ये लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया जिसका कौन सा कलर है, येलो, और ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से आएंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको आई होप समझ आ गई होगी। इसमें देखना, लेड नाइट्रेट एक सिंगल सब कंपाउंड था जो टूट गया, किस किस चीज़ में टूट गया, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो गया सिंपल सब्सटेंस में, तो ये डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हीट करके डिकम्पोज किया तो ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। आपको डिकम्पोजिशन ये कौन से थे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोगों ने लिया वाटर। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए हम लोगों ने क्या लिया, वाटर। ठीक है ना, वाटर। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक बीकर लिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने वाटर डाल दिया, कैथोड लिया, एनोड लिया। ठीक है, और आप लोगों ने इसके अंदर क्या पास करा दी, करंट। ठीक है ना। तो आप लोगों ने वाटर लिया और वाटर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इस बार जो हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ना, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोजिशन कर रहे हो, इसलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो वाटर में जब हम लोग करंट पास करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे जो हमारा वाटर है ना वो ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में, और किस में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन में। तो जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस। एक बार देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब हम लोग वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं ना तो क्वेश्चन आता है कि आपको हाइड्रोजन मिला और आपको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है और एनोड पर कौन सी गैस मिल रही है। अभी मैं आपको बताती हूँ, आप देखिएगा। पर ये जो डिकम्पोजिशन है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है, इसलिए आप इसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वाटर का कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना। चलो हमारा नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाटर का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, इसलिए मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं। और एक एक एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम होंगे, हाफ ईयर्लीज होंगे, यूटीज़ होंगे या बोर्ड एग्ज़ाम होगा, अगर आप लोग उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए मैंने हर एग्जाम्पल को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर का डिकम्पोजिशन। वाटर को डिकम्पोज करने के लिए हम लोग वाटर में पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। ये हम लोगों ने एक प्लास्टिक का मग लिया जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे होल करके टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में रबर कॉर्क लगा दिया। यहाँ से आप लोग 2 वायर लेकर आए और वायर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला आपका कैथोड है और ये वाला आपका एनोड है। बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक कैथोड और एक एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैथोड और एनोड को पहचानो। देखो एक बार, वाटर है H2O। ठीक है ना। H2O जो यहाँ पर है आप लोगों का वो डिकम्पोज होगा, किस में डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। वाटर 2 तरह के ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वाटर मिलता है। तो वाटर के डिकम्पोजिशन से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा और एनोड पे मिलेगा, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगा। तो देखो ये वाला टर्मिनल आपका एनोड था और एनोड पर हमें जो गैस ऑब्टेन्ड है दैट इज़ ऑक्सीजन। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ। आप लोगों ने वोवेल्स वर्ड पढ़े हैं ना,
AEIOU इस वोवल वर्ड्स। अब आप देखो एनोड ए से होता है ना, ए से एनोड, और ओ क्या है, ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे, ठीक है ना। तो आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी और हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगी। तो जो वोवल वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें याद रखो। ए भी वोवल वर्ड है, ओ भी वोवल वर्ड है। ए से एनोड, ओ से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको एनोड पे मिलेगी, और फिर हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन आपको कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। तो ये वाटर था, इसका इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो इसका डिकम्पोजिशन हो गया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हमारा एपरेटस जिसमें हमने वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोज किया, जिसमें आपको ये याद रखना है कि एनोड पर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करें इस एक्सपेरिमेंट में, हमें ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम मिल रहा है और आपको हाइड्रोजन का इतना वॉल्यूम मिल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, तो देखो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 2, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब हाइड्रोजन की कितनी हो गए, 4, तो आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2। हाइड्रोजन की टोटल कितनी हो गए, 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। तो देखो जब हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोज किया, तो आपको हाइड्रोजन के कितने मिल रहे हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना मिल रहा है, 1। तो क्वेश्चन आता है जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोज करते हैं, तो दोनों गैसेस का 2:1 हमें क्यों मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कहेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का मिलता है, क्योंकि जो हमारा वाटर जब फॉर्म होता है, तो वाटर को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, जब ये रेशो कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है, वाटर। इस तरह इसका डिकम्पोजिशन करने पर भी हमें 2:1 मिलता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी और एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इनका डिकम्पोजिशन करने पे हमें दोनों गैस का रेशियो 2:1 में क्यों मिलता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और क्योंकि इसमें हम लोगों ने करंट पास किया, इसलिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अच्छा एक और चीज़ जो मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो मैं आपको प्रूव भी कर चुकी हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, वाटर, और वाटर को जब आप डिकम्पोज करते हो तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, ठीक, ऑपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम डिकम्पोजिशन का लेते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को डिकम्पोजिशन बताया हीट के थ्रू, तो मैंने बोला दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर मैंने आप लोगों को बोला डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग करंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आप लोगों को बोला वो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अब हम लोग जो डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं वो यूज़ करेंगे हम लाइट। आप लोगों ने लिया AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जिसका कौन सा कलर होता है, वाइट। तो आप लोग एक चाइना डिश लो, उसके अंदर आप सिल्वर क्लोराइड को डाल दो और आप इसे सनलाइट में रख दो, तो वहाँ पर लाइट आएगी, लाइट एनर्जी है। तो जो आपकी सनलाइट है वो AgCl को डिकम्पोज कर देगी, किस में डिकम्पोज कर देगी, सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने लाइट यूज़ की डिकम्पोज करने के लिए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो चेंज हो गया सिल्वर में, सिल्वर का कलर ग्रेइश वाइट। क्यों, क्योंकि आपका सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हुआ किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, और वो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि डिकम्पोजिशन लाइट के थ्रू हुआ, दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन। आपको इस रिएक्शन में एक और बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये रिएक्शन हमारी यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक। क्वेश्चन ऐसे आता है, X इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी और फोटोग्राफी,
ठीक, व्हेन इट दिस सब्सटेंस, ठीक, व्हाट एक सब्सटेंस जो फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा था, जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम ये सिल्वर ब्रोमाइड टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन किया, बिल्कुल ठीक सिमिलर हम लोग किसका डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसमें भी, इसको भी जब हम लाइट में रखते हैं तो इसका फोटो डिकम्पोजिशन होता है, ये भी सेम ब्रेक होता है Ag और Br में। ठीक है ना, ये जो AgBr होता है ये भी फोटोग्राफी में यूज़ होता है, जो आपका AgCl है ये भी फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ठीक है, दोनों के ब्रेक करने पे सिल्वर, इधर क्लोरीन गैस और इधर ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हाँ, एक और चीज़, सिल्वर ब्रोमाइड का कौन सा कलर है, पेल येलो, और आपका जो AgCl था उसका कौन सा कलर था, वाइट। ठीक है ना, इसका कलर पेल येलो, इसका कलर वाइट। जब ये ब्रेक हो रहे हैं दोनों ही, तो दोनों ही क्या बनाते हैं, सिल्वर सिल्वर, तो ग्रेइश वाइट। ठीक है ना, ब्रोमीन का, यहाँ से ब्रोमीन गैस निकली है जिसका कलर क्या है, रेड ब्राउन। आप इन सब के कलर को याद कर लेना। तो यहाँ पर होता है हमारा डिकम्पोजिशन टॉपिक कंप्लीट। मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन मैंने आपको 3 टाइप का बताया, जिसमें हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसमें करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ, दैट इज़ इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और जहाँ पे लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ, दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन। मैंने तीनों के जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सारे एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी टोटल 5 टाइप की थी, जिसमें से मैं कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी अभी हमारे पास बची 3 टाइप की रिएक्शंस। कौन कौन सी बची, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू।